वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चा, आज हम लेके आए हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और 5 नंबर आपके इस क्वेश्चन पे श्योर है। क्वेश्चन क्या आपका रहता है, पुरुष जनन अंग का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपके टोटल 5 नंबर में आते हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नर जनन तंत्र के मुख्य भाग। ठीक, उसके बाद देखिए पहला हमारा भाग क्या होगा, वृषण। दूसरा एपिडिडाइमिस। तीसरा शुक्र वाहिनी। चौथा होगा स्खलन वाहिनी। पांचवा पेनिस। छठवां हमारा होगा शुक्राशय। और आठवां है प्रोस्टेट ग्रंथि। और हमारा जो लास्ट है वो है काउपर्स ग्रंथिया। यानी कि नर जनन तंत्र के मुख्य भाग पूरे ये 10 टॉपिक हैं जिनमें कंप्लीट होगा पूरा नर जनन तंत्र। ठीक, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, हेडिंग डाल के पुरुष नर जनन अंग हेडिंग डालेंगे और उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, फिगर बनाइएगा। ठीक, उसके बाद देखिए हेडिंग डाल के इतना लिख लेंगे। उसके बाद हमारा पहला हेडिंग है वृषण। अब वृषण के बारे में समझेंगे। ठीक, देखिए वृषण चित्र की सहायता से समझेंगे हम लोग। देखिए वृषण पुरुष का प्राथमिक जनन अंग है। कौन सा जनन अंग है, प्राथमिक जनन अंग है। ये एक जोड़ी होते हैं। ये क्या होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। देखिए जहां से कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है हमारा पार्ट, ये क्या है, ये वृषण है। ये एक जोड़ी होते हैं। उसके बाद तथा उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। ये क्या होते हैं, उदर गुहा से बाहर। ठीक, ये देखिए ये हमारा उदर गुहा है। ठीक, उदर गुहा के बाहर यानी यहाँ पे नीचे यहाँ स्थित है। ये उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। ये किस में स्थित होते हैं, वृषण कोश के अंदर होते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वृषण कोश, यहाँ पे ये जो हमारा थैलीनुमा है ये वृषण कोश है, और इसके अंदर जो ये है ये क्या है, वृषण है। आगे वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं से बने होते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, कुंडलित नलिकाओं से बने होते हैं, जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। इन्हें हम देखिए शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्र जनन जो नलिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए आगे है शुक्र जनन नलिकाएं वृषण जालक में खुलती हैं। ये नलिकाएं कहाँ खुलती हैं, तो वृषण के जालक में खुलती हैं। वृषण जालक से 16 से 20 पतली पतली शुक्रवाहिनियां निकलकर, जो वृषण जालक होता है वहाँ पे 16 से 20 पतली शुक्रवाहिनियां यानी नलिकाएं होती हैं, जिसे शुक्रवाहिनियां कहते हैं। और ये नसों की तरह बिल्कुल पतली पतली होती है, जो निकल करके एपिडिडमिस में खुलती हैं। देखिए वृषण से निकल के कहाँ खुलती हैं, शुक्रवाहिनियां से निकलकर एपिडिडमिस में खुलती हैं। आगे वृषण शुक्राणु, शुक्राणु को स्पर्म भी कहते हैं। ठीक, वृषण शुक्राणु निर्माण का कार्य करते हैं। वृषण क्या करते हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ये विशेषकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। ये जो शुक्राणु होते हैं, ये जो शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक, निर्माण का कार्य करता है ये। और ये वृषण जो है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण करता है, जो जनन अंग में सहायक होता है। जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है ये जनन अंग में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। देखिए अब आगे है सहायक नर जनन अंग। ठीक, नर जनन अंग में सहायक जो अंग है उन्हें अब हम देखेंगे। इस प्रकार से आप हेडिंग डालिएगा। उसके बाद सहायक नर जनन अंग, इनमें सहायक नलिकाएं व ग्रंथि शामिल है। इनमें सहायक जनन अंग शामिल है और सहायक नलिकाएं व ग्रंथि भी शामिल है। कौन कौन सी है सहायक जनन अंग और ग्रंथि, देखिए पहला है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस देखिए यह लगभग 6 मीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। क्या होती है,
एपिडिडाइमिस की लंबाई 6 मीटर होती है, ठीक। 6 मीटर लंबी होती है और पतली होती है। 6 मीटर लंबा, पतला और अत्यधिक कुंडलित होता है। कुंडलित का मतलब क्या होता है? कुंडलित का मतलब होता है ऐसे ऐसे जो चारों तरफ से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? कुंडलित कहते हैं। तो ये 6 मीटर का होता है, पतला और अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जो वृषण के अग्र पश्च तथा भीतरी भाग को ढके रहती है। एक तरह से कह लीजिए ये क्या होता है? वृषण इसी से ढका होता है। इसी से क्या होता है? वृषण ढका होता है। ये वृषण को कवर किया रहता है, ठीक। जो वृषण के अग्र पश्च तथा भीतरी भाग को ढके रहते हैं, इसी के अंदर वृषण होता है। ये कवच है वृषण का एक तरह से। इसमें शुक्राणु संग्रहित एवं परिपक्व होते हैं। इसमें क्या होते हैं? शुक्राणु क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं और क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं, बिल्कुल एक्टिव होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो वृषण है, ये जो चारों तरफ से वृषण कोश घेरा है, ठीक। तो क्या है ये? यहाँ पे चारों तरफ से जो है कि कुंडलित नलिकाएं हैं, ठीक। बिल्कुल चारों तरफ से कुंडलित किया हुआ है, बिल्कुल 6 मीटर लंबी और पतली है। उन्हीं से चारों तरफ से ये क्या है? वृषण को कवर किया हुआ है। उसी को क्या कहते हैं? कुंडलित नलिकाएं। और इनमें जो है कि क्या होता है? स्पर्म बिल्कुल इसी में संग्रहित होता है, यानी इकट्ठा होता है। वृषण में ही क्या होता है? ये शुक्राणु संग्रहित होता है, ठीक। अब देखिए इसके आगे है शुक्र वाहिनी, ठीक। शुक्र वाहिनी। अब देखिए एपिडिडमिस से एक शुक्र वाहिनी निकलकर वक्षण नाल से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो शुक्र वाहिनी है, ये क्या किया है? देखिए यहाँ से इस वृषण से निकल रहा है और ये कहाँ जा रहा है? यहाँ पे देखिए, इसका नाम क्या है? वक्षण नाल। वक्षण नाल से होते हुए कहाँ जा रहा है? देखिए वक्षण नाल से होते हुए जो है कि यहाँ पे शिश्न मुंड पे आ जाता है और क्या करता है? उदर गुहा में प्रवेश करता है। शुक्र वाहिनी मूत्र वाहिनी के साथ मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है। देखिए जो शुक्र वाहिनी है वो मूत्र वाहिनी के साथ कहाँ खुलती है? मूत्र मार्ग में, ठीक। देखिए यहाँ पे ये जो शुक्र वाहिनी है वो यहाँ से होती हुई कहाँ खुलती है? मूत्र मार्ग में। मूत्र वाहिनी से होते हुए ये मूत्र मार्ग में आके खुलती है। अब इसके आगे है अगला स्खलन। क्या है? स्खलन वाहिनियां। अब इसका मतलब देख लेते हैं, स्खलन वाहिनियां क्या है? शुक्राशय से 2 पतली छोटी भित्ति वाली वाहिनियां प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर मूत्र मार्ग में खुलती हैं। देखिए शुक्राशय से 2 पतली छोटी भित्ति वाली क्या होती हैं? वाहिनियां होती हैं, जो कहाँ पे खुलती हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर मूत्र मार्ग में खुलती हैं। अब देखिए यहाँ पे, ठीक, शुक्राशय है, ये शुक्राशय में 2 पतली वाहिनियां होती हैं, ठीक। 2 पतली वाहिनियां होती हैं और ये क्या होता है कि प्रोस्टेट से होता हुआ, देखिए ये प्रोस्टेट है यहाँ पे, यहाँ से होता हुआ ये कहाँ खुलता है? मूत्र मार्ग में खुल जाता है। इसी को बोला है कि शुक्राशय से होते हुए, प्रोस्टेट से होते हुए कहाँ खुलता है? मूत्र मार्ग में खुलता है। आगे इन्हें स्खलन वाहिनियां कहते हैं, ठीक। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्खलन वाहिनियां कहते हैं। बस चित्र के माध्यम से याद रखिए, अगर भूल जाएंगे तो चित्र के माध्यम से याद रखिए कि दिया क्या है। देखिए आपको क्या दिया है? शुक्राशय से 2 पतली छोटी भित्ति वाली वाहिनियां। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुक्राशय से जो है 2 पतली भित्ति वाली वाहिनियां हैं। ये कहाँ? प्रोस्टेट ग्रंथि से। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है हमारा, यहाँ आप देख सकते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि से होती हुई ये कहाँ? मूत्र मार्ग में खुलता है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्खलन वाहिनियां कहते हैं, ठीक। इसी को हम स्खलन वाहिनियां कहते हैं। आगे देखिए पेनिस, ठीक। पेनिस क्या होता है? तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। पेनिस यानी यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो पूरा भाग इतना है इसे हम पेनिस कहते हैं, ठीक। अब देखिए यह नर मैथुन अंग है। ये क्या है? एक नर मैथुन अंग है। मूत्र मार्ग, मूत्र व वीर्य दोनों के लिए, हेतु मतलब दोनों के लिए, मूत्र मार्ग व वीर्य दोनों के लिए साझा मार्ग है, जो शिश्राग्र पर खुलता है। शिश्राग्र मतलब शिश्न पर खुलता है, ठीक।
तो देखिए ये तो मैथुन अंग है, ठीक है, मैथुन अंग है पेनिस। मूत्र मार्ग व वीर्य दोनों यहीं से साझा मार्ग है, यानी ये जो मूत्र मार्ग है क्या है, ये जो मूत्र मार्ग है यहीं से क्या निकलता है, यहाँ से मूत्र भी निकलता है और यहीं से क्या होता है हमारा वीर्य भी निकलता है। ठीक, यहाँ से मूत्र भी निकलता है और वीर्य भी निकलता है, क्योंकि यहाँ पे वीर्य का जो है यहाँ पे नलिका जो जाके कहाँ मिला है, यहीं पे मिला है। ठीक, यानी इसी रास्ते से वीर्य भी निकलेगा और इसी रास्ते से मूत्र भी निकलता है। इसी को क्या कहते हैं हम, शिश्न कहते हैं। ठीक, शिश्न मुंड लिखा हुआ है, ये तो आगे का हमारा शिश्न मुंड है और ये जो पूरा है हमारा ये क्या कहलाता है, ये शिश्न कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है शिश्न लिंग, ये हमारा शिश्न कहलाता है, यानी यही हमारा शिश्न कह लीजिए या फिर इंग्लिश नाम इसका क्या है, पेनिस। देखिए बच्चा यहाँ पे एक चीज आप लोग देख लीजिए, ये जो स्खलन वाहिनियां हमने अभी आपको समझाया, ठीक, ये यहाँ पर है, देखिए स्खलन वाहिनियां, ये जो आपको दिख रहा है बिल्कुल छोटा सा, यही स्खलन वाहिनियां है। देखिए अब आगे है सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां, इसे अब देख लेते हैं। इन ग्रंथियों का श्रावण जनन प्रक्रिया में सहायता करता है। देखिए ये जो ग्रंथियां हैं इनका श्रावण क्या करता है, इनका श्रावण जनन प्रक्रिया में सहायता करता है। किस प्रकार से, देखिए अब क्या है, शुक्राशय। देखिए यह एक जोड़ी द्विपालित थैलीनुमा रचना है। देखिए यहाँ पे शुक्राशय यहाँ पे है, ये क्या है, थैलीनुमा द्विपाली संरचना है। आगे, इसमें चिपचिपा द्रव स्रावित होता है। इसमें क्या होता है, ये जो थैलीनुमा संरचना है इसी में क्या होता है, चिपचिपा द्रव स्रावित होता है। ठीक, जो वीर्य का मुख्य भाग बनाता है, जो इसमें चिपचिपा द्रव शामिल होता है, स्रावित होता है, ये क्या होता है, वीर्य का मुख्य भाग बनाता है इसमें। ठीक, शुक्राशय का बहुत ही मुख्य कार्य है ये कि इसमें क्या बनाता है, वीर्य का जो है कि मुख्य भाग ये बनाता है। देखिए जो वीर्य का मुख्य भाग बनाता है यह शुक्राणुओं का पोषण एवं संरक्षण करता है। शुक्राशय क्या करता है, ये शुक्राणु का क्या करता है, पोषण भी करता है और क्या करता है, संरक्षण भी करता है। यानी शुक्राशय का सिंपल से बात जानिए, क्या कह रहा है यहाँ पे, ये क्या होता है, यह एक जोड़ी द्विपालित थैलीनुमा रचना है। ये क्या है, एक जोड़ी ये होता है और जो है कि द्विपालित थैलीनुमा रचना। अभी हमने आपको बताया कि ये क्या है, थैलीनुमा संरचना है। इसकी भित्ति ग्रंथिल होती है। इसकी भित्ति कैसी होती है, ग्रंथिल होती है। इनमें चिपचिपा द्रव स्रावित होता है। इनमें क्या होता है, चिपचिपा द्रव स्रावित होता है, जो कि क्या है, मुख्य का ये प्रमुख भाग है। ठीक, देखिए मुख्य भाग है। यह शुक्राणुओं का पोषण एवं संरक्षण भी करता है। ठीक, आप अगर फिगर के हिसाब से जानेंगे तो आप जल्दी समझ पाएंगे इस चीज को। देखिए आगे है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के अधर भाग के चारों ओर स्थित होता है। यह ग्रंथि क्या होता है, जो मूत्र मार्ग होता है उसके अधर भाग पर जो है कि चारों ओर क्या होता है, ये स्थित होता है, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है। देखिए यहाँ पे मूत्र मार्ग है और इसके चारों ओर क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि इसके अधर भाग पर है। ठीक, तथा कई पिंडों की बनी होती है। ये क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि कई पिंडों का बना होता है। इस ग्रंथि से हल्का अम्लीय तरल स्रावित होता है। इस ग्रंथि से क्या होता है, हल्का सा अम्लीय तरल पदार्थ जो है कि स्रावित होता है। तरल यानी चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। शुक्राशय व प्रोस्टेट के स्राव मिलकर सेमिनल प्लाज्मा कहलाते हैं। देखिए शुक्राशय और प्रोस्टेट, शुक्राशय और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, देखिए क्या बनाता है, मिलकर के सेमिनल प्लाज्मा। देखिए यहाँ पे शुक्राशय है और क्या, प्रोस्टेट, ये और ये दोनों जो है मिलकर क्या बनाता है, सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं। ये दोनों मिलकर के, ठीक, मिलकर सेमिनल प्लाज्मा, सॉरी बनाते नहीं है, ये दोनों को मिला के क्या कहलाता है, सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। ये शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य बनाते हैं। ये क्या करते हैं, शुक्राणुओं के साथ मिलकर के
वीर्य बनाते हैं। अब इसके बाद हमारा आगे है, देखिए काउपर्स ग्रंथियाँ। अब काउपर्स ग्रंथियाँ क्या है, देखिए इन्हें बल्बोयूरेथ्रल, इन्हें क्या कहते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियाँ भी कहते हैं। काउपर्स ग्रंथि को बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियाँ भी कहते हैं। आपको ये ऑप्शनली में भी दे सकता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। काउपर्स ग्रंथियाँ मैथुन से पहले एक क्षारीय एवं चिकने द्रव का स्रावण करती हैं। काउपर्स ग्रंथियाँ क्या करती हैं, मैथुन से पहले, काउपर्स ग्रंथियाँ मैथुन से पहले एक क्षारीय एवं चिकने द्रव का स्रावण करती है। यह मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है। जो मूत्र मार्ग में अम्लीयता होता है उसे क्या करता है, ये समाप्त कर देता है, तथा योनि मार्ग में पहुंचकर मैथुन को सुगम करता है। ठीक, योनि मार्ग में पहुंचकर क्या करता है, मैथुन को सुगम करता है। तो ये हमारा इस प्रकार से नर जनन तंत्र पूरा हुआ। और आप एग्जाम में अपने फिगर बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, क्योंकि ये जो आपका है कि ये कंप्लीट फिगर है। ठीक, तो फिर से मिलते हैं एक और अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।